हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी पाठशाला में। सीजीपीएससी पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 11 विद्युत एवं आधारभूत संरचनाओं के ऊपर। सबसे पहले दिया गया है विद्युत क्षेत्र गैस एवं जल आपूर्ति सहित जीएसडीपी में भागीदारी वित्तीय वर्ष 2024-25 स्थिर कीमतों पर। विद्युत क्षेत्र गैस एवं जल आपूर्ति की जीएसडीपी में भागीदारी है 33,116,00,000 रुपए की। अगर छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी का आकार स्थिर कीमतों पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी का आकार है 3,29,75,00,000 रुपए। ये छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी का आकार है। तो इस 3,29,75,00,000 रुपए में से 33,116,00,000 रुपए की भागीदारी किसकी है? विद्युत क्षेत्र गैस एवं जल आपूर्ति की। ठीक है। अगर इसके प्रतिशत की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कुल जीएसडीपी का 10.74% ये विद्युत क्षेत्र गैस एवं जल आपूर्ति अपनी भागीदारी रखते हैं। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 9.52% की वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इसमें 9.52% की वृद्धि दर्ज की गई। दूसरा फैक्ट, प्रदेश में कुल विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है पूछा जाए तो प्रदेश में कुल विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की स्थिति में 63.85 लाख है। ठीक है, 63.85 लाख छत्तीसगढ़ में कुल विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या है। नेक्स्ट दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, इसकी स्थापना कब हुई? 15 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना हुई। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। उसके 15 दिन बाद 15 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना हुई। दूसरा पॉइंट, राज्य के स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता। यहां पे जो वर्ड लिखा हुआ है उसको ध्यान समझना। यहां लिखा हुआ राज्य यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट, छत्तीसगढ़ राज्य के स्वयं की यानी कि खुद की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। छत्तीसगढ़ में बहुत से आपके विद्युत संयंत्र मौजूद है, जिसमें से कुछ विद्युत संयंत्र केंद्र सरकार के अधिगृहित है और बाकी राज्य सरकार के अधिगृहित है। फॉर एग्जांपल एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एक ताप विद्युत संयंत्र है। हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय ताप विद्युत संयंत्र। ये जो एनटीपीसी है ये केंद्र सरकार के अधिगृहित है, तो उसके द्वारा जो विद्युत उत्पादन किया जाएगा उसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो राज्य के लिए काउंट नहीं होगी, वो केंद्र सरकार के अधिगृहित है। हम यहां पर उन विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करेंगे जो संयंत्र राज्य सरकार के अधिगृहित है, जिनका संचालन राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो राज्य सरकार के अधिगृहित आपकी जो विद्युत संयंत्र है उनकी क्षमता काउंट होगी। केंद्र सरकार के अधिगृहित वालों को छोड़ दीजिए। तो छत्तीसगढ़ राज्य के स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता है 2978.70 मेगावाट सितंबर 2024 तक की स्थिति में। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ये डाटा बहुत बार जो है ये रिपीट होता है। ठीक, तो जो 2978.70 मेगावाट है इसमें से तापीय क्षमता कितनी है और जलीय क्षमता कितनी है? तापीय क्षमता क्या होता है और जलीय क्षमता क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान समझना। ताप यानी कि थर्मल, ताप विद्युत संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट, इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो कच्चा माल है, कच्चे माल के तौर पर कोयले का उपयोग किया जाता है। एक बहुत बड़ा बॉयलर होता है जिसके अंदर पानी भरा होता है। बॉयलर के नीचे कोयले को जलाया जाता है। कोयले को जला करके बॉयलर को गर्म किया जाता है, जिसके कारण बॉयलर के अंदर मौजूद पानी आपके गर्म होकर के भाप बनता है, स्टीम बनता है और उसे हाई प्रेशर पर टरबाइन के ब्लेड में छोड़ा जाता है। टरबाइन का ब्लेड घूमता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। यह कहलाता है ताप विद्युत संयंत्र, जो कि कोयले पर निर्भर है। ठीक है, किस पर निर्भर है? कोयला पर निर्भर है। दूसरा होता है जलीय क्षमता। जलीय क्षमता क्या होता है? इसमें जो बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, बड़े बड़े डैम में आपके नदियों के बहाव को या नदियों के पानी को स्टोर करके रखा जाता है। एक हाई एल्टीट्यूड पे उन्हें एक ऊंचाई पे उन्हें स्टोर करके रखा जाएगा। तो जो आपकी जो पानी जमा है वो स्थितिज ऊर्जा में है, उसे हाई प्रेशर पर टरबाइन के ब्लेड में छोड़ा जाता है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करके टरबाइन के ब्लेड को घुमाया जाता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो ये होता है आपका तापीय क्षमता और जलीय क्षमता। तो छत्तीसगढ़ राज्य की 2978.70 मेगावाट में से तापीय क्षमता है आपका 2840 मेगावाट। ये इसकी तापीय क्षमता है, जबकि जलीय क्षमता है 138.70 मेगावाट, ये जलीय क्षमता है।
ठीक है। 2978.70 मेगावाट में से तापीय क्षमता कितनी है आपका 2840 मेगावाट। जलीय क्षमता कितनी है 138.70 मेगावाट। ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अब प्रश्न पूछा क्या जा रहा है उसको ध्यान समझना। छत्तीसगढ़ राज्य के स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है पूछा जाए तो सितंबर 2024 तक की स्थिति में 2978.70 मेगावाट। सेम क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्वयं की तापीय विद्युत क्षमता कितनी है तो वो है आपका 2840 मेगावाट। कुल विद्युत क्षमता पूछेगा तो 2978.70 मेगावाट। तापीय वर्ड अगर यूज हो गया तो आपका 2840 मेगावाट ये तापीय क्षमता है। ठीक, पहले जो है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अंतर्गत 3 क्लासिफिकेशन थे, तापीय क्षमता, जलीय क्षमता और एक होता था भोरमदेव सह उत्पाद। यहां पे ध्यान देना 6 मेगावाट का भोरमदेव एक सह उत्पाद था। उसमें क्या था कि जो भोरमदेव शक्कर कारखाना है उसमें गन्ने की पेराई करके शक्कर बनाया जाता है। तो गन्ने की पेराई करने के पश्चात जो गन्ने के अपशिष्ट बच जाते थे उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया जाता था, उससे जो है विद्युत का उत्पादन किया जाता था। लेकिन अभी आपका 31 मार्च 2022 को जो 6 मेगावाट का यह विद्युत संयंत्र था उसे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल से ट्रांसफर कर दिया गया भोरमदेव शक्कर कारखाने को। यानी कि भोरमदेव शक्कर कारखाना अब 6 मेगावाट का जो विद्युत स्वयं के लिए उत्पादन करता है। पहले यह छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अंतर्गत था, अब इसे ट्रांसफर कर दिया गया भोरमदेव शक्कर कारखाने को। इसीलिए ये अब छत्तीसगढ़ राज्य के स्वयं विद्युत उत्पादन क्षमता में नहीं आता। यहां पे स्वयं विद्युत उत्पादन क्षमता का मतलब छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अंतर्गत जो 6 मेगावाट, पहले जो है क्लासिफिकेशन तापीय क्षमता, जलीय क्षमता और भोरमदेव सह उत्पाद होता था, लेकिन अब 6 मेगावाट का जो भोरमदेव सह उत्पाद था उसे भोरमदेव शक्कर कारखाने को ट्रांसफर कर दिया गया 31 मार्च 2022 को। अब थोड़ा यहां पे ध्यान समझना। बहुत से स्टूडेंट है उन लोग मैसेज करते हैं कि सर हम जो है फिर से तैयारी चालू कर रहे हैं, बीच में हमारी तैयारी इंटरप्ट हो गई थी। हमारे पास जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का जब मैंने तैयारी किया था तब एक पुराना बुक पड़ा हुआ है, मैं उसी से तैयारी करूंगा। ठीक है, आप जो है कम खर्चे में अपनी तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन यहां पे ध्यान रखना कि जो पुराने एडिशन आप यूज करते हैं उसमें जनरली पहले के ईयर के आंकड़े दिए रहते हैं, वो आंकड़े अपडेट नहीं रहते। बहुत से आप मार्केट से किसी भी एक पब्लिकेशन का बुक उठा करके रखते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको पढ़ने में आप कंफर्टेबल हो गए हैं, आपको लगता है कि मैंने उस बुक में बहुत सारी चीजें पहले से लिख कर के रखी है तो आगे भी इसी को कंटिन्यू करूंगा या करूंगी तो मुझे जो है ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अपना एक पूरा नोट्स बनाते हुए चलते हैं बुक के आधार पर। लेकिन ना हर साल बुक के आंकड़े चेंज होते हैं। मैं तो हमेशा यही प्रीफर करूंगा कि अगर आप फिर से एक कोई फ्रेश शुरुआत करना चाहते हैं, आप किसी पब्लिकेशन का बुक पढ़ रहे हैं, उसमें अगर आप कंफर्टेबल है तो आप जो है उसका नया एडिशन उठा करके ला लीजिए, या कुछ नहीं तो कम से कम इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़ा कवर करते हुए चलिएगा। अगर आपको एग्जांपल दूं मैं, देखिए अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है 2978.70 मेगावाट। वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ की विद्युत उत्पादन क्षमता थी 24.70 मेगावाट। ये छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता थी 2019 में। उसके बाद 2020 में क्या किया गया, 200 मेगावाट का एक ताप विद्युत संयंत्र डीकमीशन कर दिया गया। ठीक है, डीकमीशन किया गया। आगे हम देखेंगे डीकमीशन का कारण क्या था। तो 200 मेगावाट का विद्युत आपका थर्मल पावर प्लांट डीकमीशन किया गया, तो ये हो गया आपका 3224.70 मेगावाट। ठीक, उसके बाद 2021-22 में एक और 240 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र फिर डीकमीशन कर दिया गया 240 मेगावाट का। तो अब ये रह गया था आपका 2984.70 मेगावाट। 2022 में भोरमदेव सह उत्पाद, 2022 में जो भोरमदेव सह उत्पाद है उसे भोरमदेव शक्कर कारखाने को ट्रांसफर कर दिया गया। 6 मेगावाट की क्षमता फिर कम हो गई, तो अब जो है 2022 के बाद से ये बच गया 2978.70 मेगावाट। अब किसी ने अपना नोट्स बनाया होगा 2021-22 में, तो उसके लिए ये डाटा वो
रीड करते हुए चलेगा अपने पुराने पुस्तक से। 2019 का एडिशन होगा तो ये डाटा रीड करते हुए चलेगा। तो हमेशा ना जो आंकड़े संबंधित जो भी प्रश्न रहते हैं ना, उसको या तो किसी मार्केट के किसी भी इकोनॉमिक सर्वे के बुक से आप अपडेट कर लीजिए, गवर्नमेंट के ऑफिशियल बुक से अपडेट कर लीजिए, या ई पाठशाला के बुक से अपडेट कर लीजिए, जिससे भी आप कंफर्टेबल है, लेकिन अपडेट करते हुए पढ़िएगा, क्योंकि बहुत चेंजेस हो जाते हैं आपके 1-2 साल के अंदर ही। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है राज्य निर्माण के समय विद्युत उत्पादन क्षमता नवंबर 2024 में। जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था आपके नवंबर 2000 में, तब छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता थी 1360 मेगावाट। ठीक है, 1360 मेगावाट, जो कि 3424.70 मेगावाट पहुंच गई थी 2019 तक। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की क्षमता, विद्युत उत्पादन क्षमता सितंबर 2023 तक की स्थिति में या सितंबर 2024 तक की स्थिति में 2978.70 मेगावाट हो गई है। ठीक, 24 वर्षों में, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से लेकर के अब तक 24 वर्षों में राज्य की स्थापित विद्युत क्षमता में 119% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक, नेक्स्ट देखिए। विद्युत उत्पादन वित्तीय वर्ष 2023-24 मिलियन यूनिट में। आप बोलेंगे कि सर हम तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 पढ़ रहे हैं, 2024-25 के आंकड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे में बहुत से ऐसे चैप्टर है जिसमें आपका इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 तो है, लेकिन उसके 1 साल पहले के आंकड़ों को कंसिडर करता है। ठीक है, यानी कि उसके पहले के 1 साल पहले तक के डाटा उनके पास अवेलेबल रहते हैं। हमने देखा कि छत्तीसगढ़ की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, यानी कि वो मैक्सिमम जो है उनकी कैपेसिटी है। अब वो एक वित्तीय वर्ष में, एक अपने फाइनेंशियल ईयर में वो कितने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपका वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ की जो स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता है, उसके माध्यम से 21,430.35 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया। ठीक है, अगर तापीय क्षमता से बात किया जाए तो तापीय विद्युत संयंत्रों के द्वारा 21,068.40 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया, जबकि जलीय संयंत्रों के माध्यम से मात्र 361.95 मिलियन टन विद्युत का उत्पादन हुआ। अगर आप देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युत की सर्वाधिक जो डिपेंडेंसी है, सर्वाधिक जो निर्भरता है, यह ताप विद्युत संयंत्रों के ऊपर है, यानी कि कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों पर। ठीक है, कथन आधारित प्रश्न बनता है, ध्यान देना, कोयला आधारित संयंत्रों पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत आपका निर्भर कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है मुख्य बिंदु वर्ष 2023-24। सबसे पहले दिया गया है प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या। यह आंकड़ा यहां पे इनकरेक्ट है, इसको थोड़ा करेक्ट करना। विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 63,85,362 है। ये विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या, यहां पे 61 लिखा गया और यहां पे लाख भी लिखा गया है। एग्जैक्ट डाटा है 63,85,362, जो हमने शुरू में देखा था। तो इस 63,85,362 विद्युत उपभोक्ताओं में से बीपीएल परिवारों की संख्या है 25.05%। 63,85,000 में 25% बीपीएल, बिलो दी पॉवर्टी लाइन, जो आपके उपभोक्ता है उनकी संख्या है। घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या है 54.80%। गैर घरेलुओं की संख्या है आपका 6.92%। औद्योगिक क्षेत्र की संख्या है आपका 0.61% और कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आपके 11.77% विद्युत उपभोक्ता मौजूद है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बीपीएल यानी कि बिलो दी पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आगे हम देखेंगे उनके लिए भी अलग अलग कई सारी योजनाएं हैं। घरेलू यानी कि घरों में जो आपके बिजली का जो खपत होता है उसकी बात हो रही है। गैर घरेलू यानी कि कमर्शियल, जो दुकानों में जो यूज होता है वो। औद्योगिक यानी फैक्ट्रियों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है। और कृषि पंपों के लिए, जो खेतों में सिंचाई के लिए जो पंप यूज किए जाते हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कुल स्थापित विद्युत क्षमता 29,78,70 मेगावाट है। कुल विद्युत उत्पादन की बात की जाए तो 21,430 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन हुआ। विद्युत लाइन की लंबाई की बात की जाए तो सितंबर 2024 तक की स्थिति में 3,96,977 किलोमीटर विद्युत लाइन बिछाए जा चुके हैं और विद्युत वितरण हानि है लगभग 14.58% की। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता। जैसे कि हमने देखा, आपको मैंने बताया कि
छत्तीसगढ़ राज्य के स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता, यानी कि इसके अंतर्गत हम उन संयंत्रों पर चर्चा करेंगे जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के अधिगृहित है। तो मैंने आपको बताया था कि एक टाइम पे 2019 में 200 मेगावाट डीकमीशन हुआ, उसके बाद 240 मेगावाट डीकमीशन हुआ, ये हमने देखा था। तो देखिए, ये जो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कोरबा पूर्व 1, कोरबा पूर्व 2, कोरबा पूर्व 3, हसदेव ताप विद्युत संयंत्र, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पश्चिम विस्तार, मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र, ये सभी के सभी जो है छत्तीसगढ़ सरकार के अधिगृहित ताप विद्युत संयंत्र है, या छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अधिगृहित ताप विद्युत संयंत्र है। जिसमें से कोरबा पूर्व 1 काफी पहले डीकमीशन हो गया था, कोरबा पूर्व 2 2019 में, कोरबा पूर्व 3 2020 में डीकमीशन हुआ। डीकमीशन का कारण क्या था? देखिए, कोरबा पूर्व की जो आपकी विद्युत गृह की सभी इकाइयां केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा डीकमीशन कर दिया गया। एक्चुअली में ये जो आपके ताप विद्युत संयंत्र थे, इसमें ओल्ड मशीनरीज थी, विद्युत उत्पादन के साथ साथ ये काफी प्रदूषण भी कर रहे थे, जिस कारण से ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा इन्हें डीकमीशन का आदेश दे दिया गया। तो ये जो आपके शुरू के जो कोरबा पूर्व 1, कोरबा पूर्व 2, कोरबा पूर्व 3, ये सभी के सभी डीकमीशन हो चुके हैं। ठीक है, अगर हम देखें इनका जब परिचालन कब प्रारंभ हुआ था, डीकमीशन हुआ तो छोड़ दीजिए, लेकिन कोरबा पूर्व 1 1958 में इसका परिचालन प्रारंभ हुआ था, कोरबा पूर्व 2 का 1966 में, और कोरबा पूर्व 3 का 1976 1981 में। दो आपके यूनिट थे, तो 1976 81 में जो है इसका परिचालन प्रारंभ हुआ था। उसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हसदेव ताप विद्युत संयंत्र। हसदेव ताप विद्युत संयंत्र जिसका परिचालन 1983-86 को इसका परिचालन प्रारंभ हुआ। यहां पर 210 मेगावाट के 4 यूनिट है, 210 मेगावाट के 4 यूनिट, यानी कि कुल क्षमता है 840 मेगावाट की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र जिसका परिचालन 2007 में प्रारंभ हुआ, परिचालन वर्ष से एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। यहां पे 250 मेगावाट की 2 यूनिट है, यानी कि टोटल 500 मेगावाट क्षमता है। कोरबा पश्चिम विस्तार जिसका परिचालन 2013 में प्रारंभ हुआ, 500 मेगावाट का यहां पे 1 यूनिट है, कुल क्षमता 500 मेगावाट है। मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र जो कि 2016 में इसका परिचालन प्रारंभ हुआ, यहां पे 500 मेगावाट की 2 यूनिट है, यानी कि 1000 मेगावाट इसकी क्षमता है। सभी को ऐड करेंगे तो 2840 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है। सभी ताप विद्युत संयंत्रों में सर्वाधिक क्षमता किसकी है? मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र की। ठीक, अगर आप यहां पर गौर करेंगे तो ये जो शुरू के 6 है, कोरबा 1, कोरबा 2, कोरबा पूर्व 3, हसदेव ताप विद्युत संयंत्र, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पश्चिम विस्तार, ये सभी के सभी कोरबा जिले में है। कहां पर है? कोरबा जिले में। जबकि मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र ये जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। कोरबा जो कि जहां पे कोयले का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है हमारे राज्य में, जहां पे कोयला ज्यादा वहां पे ताप विद्युत संयंत्र ज्यादा, क्योंकि ताप विद्युत संयंत्र के लिए सबसे जो मेन एसेंशियल जो आपके नीड है वो है कोयले की। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ की जलीय क्षमता है 138.70 मेगावाट, जिसमें मिनी माता हसदेव बांध परियोजना जिसका परिचालन प्रारंभ हुआ 1994-95। देखिए, कई बार क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। जैसे हसदेव बांगो डैम की स्थापना कब हुई, उसका स्थापना वर्ष अलग है। हसदेव बांगो परियोजना या हसदेव बांगो जल विद्युत संयंत्र का परिचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो यह परिचालन वर्ष अलग है, यानी कि उस डेट से उसने विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया। तो 1994-95 में मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना ने अपना जल विद्युत संयंत्र के माध्यम से विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया। यहां पे 40 मेगावाट की 3 यूनिट है, यानी कि कुल क्षमता है 120 मेगावाट। 120 मेगावाट के साथ हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। गंगरेल जल विद्युत गृह जिसका परिचालन प्रारंभ हुआ 2004 में, यहां पे 2.5 मेगावाट के 4 यूनिट है, इस प्रकार इसकी क्षमता है 10 मेगावाट की। तीसरे नंबर पर है सीकासार परियोजना, 2006 में इसका परिचालन प्रारंभ हुआ, 3.5 यूनिट के 2 यहां पर 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट है, कुल क्षमता है 7 मेगावाट। कोरबा पश्चिम जल विद्युत गृह 2003 और 2009 में इसका परिचालन 2 यूनिट है, 0.85 मेगावाट के 2 यूनिट, एक 2003 में परिचालन प्रारंभ हुआ, दूसरा 2009 में, क्षमता 1.70 मेगावाट की। तो कुल जलीय विद्युत उत्पादन क्षमता 138.70 मेगावाट है। ठीक,
पहले अन्य सह उत्पाद जो है विद्युत संयंत्र, ये भी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अंतर्गत आता था, जिसे अब ट्रांसफर कर दिया गया भोरमदेव शक्कर कारखाने को। भोरमदेव सह उत्पाद 2006 में इसका परिचालन प्रारंभ हुआ था। विद्युत उत्पादन का 6 मेगावाट का एक यूनिट था, जिसको मार्च 2022 में कवर्धा के भोरमदेव शक्कर कारखाने को ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र कहां पर मौजूद है? जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2016 में हुई। 1000 मेगावाट यानी कि 500 मेगावाट की यहाँ पे 2 यूनिट है, कुल क्षमता है 1000 मेगावाट। परिवर्तित नाम वर्ष 2018 में घोषणा किया गया कि मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र का नाम अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह रखा गया है वर्ष 2018 से। तो मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र पूछे या अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह पूछे, कहां पर है? जांजगीर चांपा में, क्षमता 1000 मेगावाट। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाफ बिजली बिल योजना। हाफ बिजली बिल योजना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान देना। हाफ बिजली बिल योजना 1 मार्च 2019 यानी कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से इस हाफ बिजली बिल योजना को प्रारंभ किया गया। ये योजना क्या है? प्रत्येक घरेलू उपभोक्ताओं को, ध्यान देना, ये घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है, सभी उपभोक्ता नहीं। घरेलू उपभोक्ताओं को उसके 400 मेगावाट तक के खपत पर प्रभावशाली दरों के अनुसार, यानी कि वर्तमान में जो टैरिफ रेट चल रहा है, बिजली बिल की राशि में आधी राशि की छूट के उपरांत बिल जारी किया जाएगा। मैक्सिमम लिमिट कितना है? 400 यूनिट। मान लीजिए 400 यूनिट का मैक्सिमम लिमिट है, किसी घरेलू उपभोक्ता ने मात्र 200 यूनिट विद्युत का खपत किया एक महीने में, 200 यूनिट, तो हाफ बिजली बिल योजना जिसकी लिमिट कितनी थी आपकी? 400 का ये 400 के अंदर है, तो ये बिजली बिल सीधा हो जाएगा आधा, यानी कि केवल 100 यूनिट का ही उसे बिजली बिल देना पड़ेगा, जो वर्तमान टैरिफ रेट है। लगभग 3.5-4 रुपए टैरिफ रेट चलता है, तो 3.5-4 रुपए इसमें जो है मल्टीप्लाई करके जो भी बिजली बिल आएगा वो उसको भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें एक नया अपडेट आया है। नया अपडेट क्या आया है? 1 अगस्त 2025 से ये जो 400 यूनिट का लिमिट था, इसे घटा करके कर दिया गया है 100 यूनिट। ठीक, यानी कि अगर कोई घरेलू उपभोक्ता अब 200 यूनिट अगर वो विद्युत का उत्पादन करता है, तो उसे पूरा का पूरा बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा। 100 यूनिट का लिमिट क्रॉस हो गया। जनरली बहुत कम ही लोग जो है इस योजना का लाभ अब ले पाएंगे, क्योंकि 100 यूनिट होता ही क्या है? 100 यूनिट मतलब काफी अभी क्रिटिसाइज किया गया सरकार को भी कि काफी अच्छी खासी योजना चल रही थी, 400 यूनिट का लिमिट अच्छा खासा था, हाफ बिजली बिल का लाभ अधिकांश लोगों को मिल रहा था, और वैसे भी लाभ मिलना जायज भी था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरप्लस बिजली का उत्पादन होता है। इतनी सारी बिजली का उत्पादन होता है कि छत्तीसगढ़ के सभी राज्य की छत्तीसगढ़ के राज्य के जितने भी उपभोक्ता है बिजली का खपत तो करते हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बिजली बचता है उसे राज्य सरकार अन्य राज्यों को बेचती है। तेलंगाना सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को, आंध्र सरकार को यहां से बिजली बेचा जाता है, यानी कि सप्लाई किया जाता है, अनुबंध हुआ है। तो उस आधार पे तो जो है आपके 400 यूनिट तक का लिमिट अच्छा खासा था। तो जो नई सरकार है, यानी कि अभी श्री विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है, वो तर्क दे रही है कि हम जो है हाफ बिजली बिल के स्थान पर मुफ्त बिजली बिल ला रहे हैं, यानी कि पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से घरों में सोलर पैनल लगवाइए और उससे जो है मुफ्त बिजली बिल का लाभ उठाइए। हम लोगों को मुफ्त बिजली बिल की ओर अग्रसर कर रहे हैं। लेकिन कोई सेटअप को लगाना कोई सस्ता चीज नहीं होता। ठीक है, सब्सिडी दे रही है केंद्र सरकार, अपनी एक सब्सिडी दे रही है, राज्य सरकार अपनी एक सब्सिडी दे रही है, लेकिन इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो लगेगा, या उसको लगाने के लिए कोई क्षेत्र तो लगेगा। ठीक है, घरों शहरों शहरी क्षेत्र में बड़े बड़े बिल्डिंग है, उसके ऊपर तो कोई ना कोई लगा लेगा, लेकिन कोई सिंगल स्टोरी है, ठीक है, किसी का कोई सिंगल घर है, तो वो अपना कैसे करेगा? ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है अपने खेत का एक हिस्सा उसके लिए अलग से छोड़ना पड़ेगा, या बहुत से शहरी क्षेत्र में जो रेंट में रहते हैं उनको तो जो सामान्य टैरिफ रेट है उसके आधार पर, क्योंकि कोई मकान मालिक अपना जेब से पैसा लगा करके तो जो अपना सोलर प्लांट या सोलर पैनल स्थापित तो करेगा नहीं। तो बहुत से लोग जो है हाफ बिजली बिल योजना से अब वंचित हो रहे हैं। 1 अगस्त 2025 से 100 यूनिट इसका जो है
लिमिट जो नीचे कर दिया गया है। अब पहले जो 400 था उसे घटा करके 100 कर दिया गया है। हो सकता है आने वाले समय में इससे कुछ फायदा देखने के लिए मिले, देखते हैं। इसके अंतर्गत लाभार्थी कौन कौन होंगे? एक तो बीपीएल जो आपके परिवार है वो, और दूसरा अन्य घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता। केवल घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए है, उद्योग कृषि ये सब इसमें शामिल नहीं है। अब देखिए इसमें लाभ किनको मिल रहा था? एकल बत्ती कनेक्शन धारियों को और फ्लैट रेट योजना। देखिए एकल बत्ती कनेक्शन धारी क्या होता है, जैसे कि एकल बत्ती इसमें देखिए एकल बत्ती कनेक्शन धारियों को जो है इसमें लाभ मिल रहा था। फॉर एग्जांपल जो आपके एकल बत्ती कनेक्शन धारी क्या होते हैं, बीपीएल परिवार क्या होते हैं, आगे हम देखेंगे। एकल बत्ती कनेक्शन धारी जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी है, सिंगल फेस होता है, डबल फेस होता है, 3 फेस आपके लाइन रहते हैं अपने घरों में, जो है इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। 3 फेस, सिंगल फेस, आपके 2 फेस, डिपेंड करता है कि आप कौन से विद्युत उपकरण यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं। अगर एसी चला रहे हैं तो उसमें 3 फेस की जरूरत है, अगर उतना रिक्वायरमेंट नहीं तो सिंगल फेस में काम चल जाता है। तो एकल बत्ती कनेक्शन धारी 30 यूनिट से अधिक खपत पर आकलित बिल की आधी राशि उन्हें देना होता है। देखिए क्या होता है कि एकल बत्ती जो कनेक्शन धारी है उन्हें 30 यूनिट तक कोई भी बिजली बिल देने की आवश्यकता नहीं होती। मान लीजिए जो एकल बत्ती कनेक्शन धारी परिवार है उन्होंने 100 यूनिट विद्युत का खपत किया, 100 यूनिट, तो उसमें से 30 यूनिट पर उनको बिजली बिल देने की जरूरत नहीं है, वो उनके लिए मुफ्त है। बाकी बचा हुआ जो आपका 70 यूनिट है, 70 यूनिट पे उन्हें बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें भी देखिए जैसे 1 अगस्त 2025 से 100 यूनिट का लिमिट हो गया, तो ये 100 से कम है, तो ये जो 70 यूनिट है इस 70 का भी आधा हो जाएगा, मात्र उन्हें 35 यूनिट का ही बिल देना पड़ेगा वर्तमान टैरिफ रेट के आधार पर। ठीक है। फ्लैट रेट योजना 100 रुपए प्रति माह के स्थान पर 50 रुपए कि बहुत से आपके ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर घरों में मात्र 2 बल्ब और 1 पंखा यूज होता है, तो उनका ज्यादा विद्युत खपत नहीं है, तो सरकार जो है उनसे फ्लैट रेट जो है उन्हें फ्लैट रेट योजना में कन्वर्ट कर दी है। यानी कि उनसे जो आपका टैरिफ रेट चलता है 3.5 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए जो टैरिफ रेट चलता है उस आधार पे नहीं, उनसे हर महीने 100 रुपए लिया जाएगा, उसके बदले वो कितने भी विद्युत का खपत करे। उसका भी एक क्राइटेरिया होता है कि घरों में 2 बल्ब 1 पंखा, 2 बल्ब 2 पंखा ऐसा होना चाहिए करके। ऐसा नहीं कि आपका 100 रुपए दे करके आपके 500-600 यूनिट बिजली बिल का खपत कर रहा है। एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है उसका भी। तो फ्लैट रेट जो आपका 100 रुपए प्रति माह जो उनसे लिया जा रहा था उसे भी घटा करके 50 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। आगे और इसका हम डिटेलिंग करेंगे। लाभान्वित 44.58 लाख उपभोक्ताओं को 662.42 करोड़ की छूट अगस्त 2024 तक दी गई। अब ये छूट धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे कम के इसे साइड ही कर दिया जाएगा, अगले साल की इकोनॉमिक सर्वे में देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि काफी सरकार का इसमें जो है सरकार को काफी क्रिटिसाइज किया गया है कि अभी जो उन्होंने डिसीजन लिया। देखिए मेरा कोई ना थोड़ा सा ध्यान देना, मेरा कोई उद्देश्य किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट करना या राजनीतिक दल का विरोध करना नहीं है। जो फैक्चुअल चीजें हैं, जो न्यूज में आ रही है और जो चीजें सही लग रही है, जो चीजें गलत लग रही है, वो चीजों को मैं बताता हूं। ठीक, ये मत सोचिएगा जब आप मेरे से काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जब 2017 से मैं पढ़ा रहा हूं, बीजेपी गवर्नमेंट भी थी, फिर बीच में कांग्रेस भी आई, फिर उसके बाद बीजेपी आई। कांग्रेस ने जो अच्छा काम किया उसे भी मैंने बताया, कांग्रेस ने जो गलत काम किया उसे भी मैंने बताया। बीजेपी जो अच्छा काम कर रही है उसे भी हम बताएंगे। बीजेपी जो हो सकता है निर्णय आने वाले समय में कुछ अच्छा देखने के लिए मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी राजनीतिक दल का हम उनके देखिए निगेटिव पॉइंट बताना, यानी कि चीजों को आपको अवगत कराना है। किसी राजनीतिक दल का हमें जो है विरोध करना, इसको विरोध मत समझिएगा। हो सकता है आने वाले समय में सरकार कोई ऐसा निर्णय ले, जैसे कि पीएम सूर्य घर योजना काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है लेकिन थोड़ा कॉस्टली भी है। और हाँ, अगर पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से सोलर पैनल लगा करके मुफ्त बिजली अगर दे रही है सरकार, तो उसे भी रखना था और हाफ बिजली बिल योजना को भी रखना था, क्योंकि घरेलू उपभोक्ताओं को काफी अच्छा जो है इसमें लाभ हो रहा था। दूसरा चीज, अगर ऐसा होता कि छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कम है, हमें दूसरे राज्य से कोयला लाना पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल राजस्थान पिछले साल ब्लैकआउट होने कंडीशन में था, पूरा कोयला समाप्त हो गया था, हमारे हसदेव के जंगल को काट करके यहां से कोयला खोद करके ले जा करके अपने राज्य में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में तो वैसा कंडीशन है नहीं। छत्तीसगढ़ में सरप्लस कोयले का उत्पादन हो रहा है, कोयले को यूज भी कर रहा है, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, कोयले को बेच भी रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 3-3 एनटीपीसी है, एक छत्तीसगढ़ राज्य में 3-3 एनटीपीसी, क्योंकि कोयला भरपूर मात्रा में है।
बहुत सारे ताप विद्युत संयंत्र है, सर्वाधिक डिपेंडेंसी ताप विद्युत संयंत्र के ऊपर है छत्तीसगढ़ में। हम अपना बिजली बना भी रहे हैं, उपयोग भी कर रहे हैं और अतिरिक्त बिजली बेच भी रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर हाफ बिजली बिल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो ये कहीं ना कहीं, हाँ पीएम आप सौर ऊर्जा को प्रमोट कीजिए, लेकिन जो पिछली योजना जो अच्छी खासी चल रही है जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है उसमें उसको कम करना, 100 यूनिट तक कम करना काफी मुझे तो एकदम उचित नहीं लगा। ठीक है, हो सकता है आने वाले समय में इसमें कुछ रिजल्ट देखने के लिए मिले। ठीक, बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन धारी, जैसे कि अभी हमने देखा इससे पहले बीपीएल परिवार या एकल बत्ती कनेक्शन धारी, इसके लाभार्थी कौन होंगे? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल कार्डधारी परिवार। इसमें बिजली बिल पे छूट दी जाती है, यानी कि 300 यूनिट विद्युत खपत पर कोई शुल्क नहीं लगता। यानी कि इस परिवार ने अगर 100 यूनिट विद्युत का खपत किया तो उसमें से 30 यूनिट पे उन्हें कोई पैसा नहीं देना, बाकी बचे हुए 70 यूनिट पे जो है उन्हें टैरिफ रेट के अनुसार बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता है। प्रदेश में बीपीएल कनेक्शन धारियों की संख्या है 15.73 लाख से अधिक सितंबर 2024 तक की स्थिति में। योजना का विस्तार अगस्त 2018 से कमजोर आय वर्ग को 100 रुपए फ्लैट रेट मासिक दर से बिजली बिल उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, यानी कि वही आपके टैरिफ रेट के स्थान में फ्लैट रेट, कुछ क्राइटेरिया जिसके अंतर्गत एक लिमिटेड खपत पे केवल उनको हर महीने 100 रुपए देना है, उसके उस पे जो है वो कितने भी विद्युत का खपत कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना। मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना, मजरा टोला क्या होता है? जैसे कि कोई घनी आबादी वाला एक ग्राम पंचायत है। ठीक है, घनी आबादी वाला ग्राम पंचायत है, ये समझ लीजिए आप, ये आपका एक ग्राम पंचायत है। इस ग्राम पंचायत, ये इतना बड़ा एरिया एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। इसमें इस तरफ जो है काफी घनी आबादी है और कहीं दूर दूर में भी जो है आपके काफी एक टोला होता है, एक एरिया होता है जहां पे 5 घर या 5 परिवार, 8 परिवार, 10 परिवार रहते हैं, जो घनी आबादी से दूर है। ये सब क्या कहलाते हैं? मजरा कहलाते हैं, टोला कहलाते हैं। वो उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत तो आते हैं, लेकिन वो घनी आबादी से काफी दूर एकांत में 5 परिवार को रहते हैं, 8 परिवार रहते हैं, उनके 5 या 8 घर रहते हैं, उसे कहा जाता है मजरा या टोला। तो ये जो मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना है, इसे संचालित किया जा रहा है 2014-15 से। योजना क्या है? अविद्युतीकृत आंशिक विद्युतीकृत ग्रामों के मजरे टोले बसाहटों को विद्युतीकृत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। राज्य में चल रही किसी भी अन्य योजनाओं यथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, एकीकृत विद्युत विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शामिल इसमें जो है शामिल नहीं है। विशेष, इन मजरे टोले बसाहटों के बीपीएल परिवारों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन भी प्रदान किया जाएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी तो पहुंचाया जाएगा, तो और साथ ही साथ जो इनिशियल जो कॉस्ट लगता है आपका बिजली बिल कनेक्शन का, वो भी उनसे नहीं लिया जाएगा। लाभार्थी 2023-24 में 167 मजरे टोले के विद्युतीकरण किए गए। सितंबर 2024 तक की स्थिति में 32 मजरे टोले जो है विद्युतीकरण किए गए हैं। इसमें डेट से प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, किस वित्तीय वर्ष से संचालित है करके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना। इससे तो यूपीएससी में प्रश्न आया था। ठीक है, ये पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना, मैंने शायद टेलीग्राम में भी इसको शेयर किया हुआ है। ठीक है, ये पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना क्या है, इसको ध्यान समझना। पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना अलग अलग ऊंचाई पर बने 2 जलाशयों का इस्तेमाल करती है। इस परियोजना में ज्यादा बिजली बनने पर पानी ऊपर के जलाशय में पंप किया जाता है और जब बिजली की जरूरत होती है तो पानी को नीचे छोड़ा जाता है और टरबाइन से बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस तरह पंप स्टोरेज हाइड्रो बिजली की मांग पूरा किया जाता है। समझ में आया? नहीं आया? ध्यान देना। जैसे कि समझ लीजिए ये एक नदी का बहाव है जिसके ऊपर जो है डैम बनाया गया। ठीक है, इसमें 2 अवरोध रखे गए और इसमें डैम बनाया गया। ठीक, यहां पर जो है डैम में पानी इकट्ठा हुआ, 2 डैम बनाए गए, एक अधिक ऊंचाई पर है और एक कम ऊंचाई पर है। ठीक है, एक अधिक ऊंचाई पर है, एक कम ऊंचाई पर है। तो इसमें क्या बोला गया है? अलग अलग ऊंचाई पर 2 जलाशय का इस्तेमाल करती है। इस परियोजना में ज्यादा बिजली बनने पर, जैसे कि जल विद्युत परियोजना है, यहां पर एक टरबाइन लगाया गया। ठीक है, एक टरबाइन लगाया गया और जलाशय की जो स्थितिज ऊर्जा है उसे गतिज ऊर्जा में टरबाइन के ब्लेड में छोड़ा गया और टरबाइन के ब्लेड में छोड़ करके इस जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया गया।
तो इस ऊंचाई से ये जलाशय का पानी दूसरे जलाशय में आ गया, ठीक है, दूसरे दो जलाशय का इस्तेमाल बोल रहा है ना, दूसरे जलाशय में आ गया। अब क्या होगा, अगर इसमें बोल रहा है कि अगर ज्यादा बिजली बन जाती है, ज्यादा बिजली बन जाती है तो क्या करेंगे, जो ये जो दूसरा जलाशय का पानी है उसे पंप के माध्यम से उसे पंप किया जाता है और पंप करके पुनः यहां पर एक हाई एल्टीट्यूड पर पहुंचाया जाएगा। तो उससे क्या होगा, इसमें और स्थिति जुड़ जाए, फिर इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा। वही कहा जा रहा है दो अलग अलग ऊंचाई पर बने जलाशयों का इस्तेमाल करती है। इस परियोजना में ज्यादा बिजली अगर बनता है, ज्यादा बिजली बनने पर पानी को ऊपरी जलाशय में पंप किया जाता है और जब बिजली की जरूरत होती है तो पानी को नीचे छोड़ा जाता है और टरबाइन से बिजली उत्पादन किया जाता है। इस तरह पंप स्टोरेज हाइड्रो बिजली की मांग को पूरा करता है। ठीक है, इसका मैंने पूरे डायग्राम के साथ इकोनॉमिक सर्वे में भी शायद एक्सप्लेन किया है, देखना उसको। नीति, छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना पंप स्टोरेज आधारित स्थापना नीति 2022, अलग से नीति बनाई गई थी 2022 में। इसमें 5 स्थलों का चयन किया गया है, आगे हम देखेंगे। नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी, ठीक है, पावर जनरेशन कंपनी इसमें नोडल एजेंसी है। इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 7300 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा जल ऊर्जा का प्रयोग करके। अब देखिए, ध्यान समझना कहां कहां पर है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये जो पंप स्टोरेज है ये कहां कहां पर स्थापित किया जा रहा है। हसदेव बांगो पंप स्टोरेज परियोजना कोरबा जिले के कटघोरा तहसील में लगभग 800 मेगावाट क्षमता का पंप स्टोरेज आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। दूसरा है सीकासार पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, ये गरियाबंद के सीकासार डैम के ऊपर लगभग 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। दूसरा है दनगरी या इसे डांगरी भी कहा जाता है पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, जो कि जशपुर के बगीचा में 1400 मेगावाट क्षमता का प्रस्तावित है। रैनी पंप प्रोजेक्ट जो कि जशपुर के बगीचा में 2100 मेगावाट क्षमता का प्रस्तावित है। कोटपल्ली पंप स्टोरेज जो कि बलरामपुर तहसील बलरामपुर में 1800 मेगावाट का प्रस्तावित है। तो कुल प्रस्तावित पंप स्टोरेज क्षमता है 7300 मेगावाट का। सर्वाधिक क्षमता कौन सा है आपका, रैनी पंप प्रोजेक्ट जशपुर। तो कहां कहां पर है, कोरबा में एक है, गरियाबंद में एक है, जशपुर में 2 है, बलरामपुर में 1 है। प्रश्न पूछा जाएगा कोटपल्ली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट किस जिले में प्रस्तावित है, आपका बलरामपुर में। रैनी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट किस जिले में प्रस्तावित है, आपका जशपुर जिले में, बगीचा तहसील में। दनगरी या डांगरी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट किस जिले में प्रस्तावित है, जशपुर के बगीचा तहसील में। याद रखना, ठीक है, क्षमता के साथ इसको याद रखना, नया है ये। नेक्स्ट देखिए, वैसे ही एक नया योजना है पीएम सूर्य घर योजना। पीएम सूर्य घर योजना ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। फरवरी 2025 में इसे लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या है, घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं के परिसर में, यानी कि खुद के घर में या खुद के परिसर में स्वयं की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, खुद की विद्युत आवश्यकता की पूर्ति के लिए न्यूनतम 1 किलोवाट और अधिकतम 500 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना और सब्सिडी का प्रावधान है पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत। इसमें केंद्र सरकार अनुदान प्रदान करती है। अनुदान देखिए, 1 किलोवाट पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000, 3 किलोवाट या उससे अधिक पर जो है 78,000 रुपए जो है आपके केंद्र सरकार अनुदान प्रदान करती है। इसमें अपडेट आया है, यह हो गया किसका, केंद्र सरकार का। ठीक, राज्य सरकार इसमें 15,000, पहले केवल केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही थी, अब देखिए केंद्र सरकार 30,000 दे रही है तो उसका आधा, राज्य सरकार 15,000। केंद्र सरकार 60,000 दे रही है तो राज्य सरकार उसका आधा 30,000। केंद्र सरकार 3 किलोवाट पर 78,000 दे रही है तो यहां पर 30,000, 15, 30, 30 ये दे रही है राज्य सरकार। केंद्र सरकार 30, 60, 78 का दे रही है, यानी कि 1 किलोवाट पे 30,000, केंद्र सरकार 30,000 दे रही है सब्सिडी, राज्य सरकार देगी 15,000। 2 किलोवाट पर केंद्र सरकार देगी 60,000, राज्य सरकार देगी 30,000। 3 किलोवाट पर केंद्र सरकार देगी 78,000, राज्य सरकार देगी 30,000। ठीक है, यह सब्सिडी है। लक्ष्य, मार्च 2027 तक प्रदेश के 5 लाख घरेलू उपभोक्ताओं की छतों व सभी शासकीय भवनों में रॉक टूप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया। वर्तमान स्थिति, प्रदेश में अब तक 2,22,000 से अधिक उपभोक्ताओं के पंजीयन किया है और लगभग 19,000 उपभोक्ताओं द्वारा आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे के टाइम का डाटा है, अभी काफी डाटा चेंज हो गया है, लेकिन इसको याद रखना, केंद्र और राज्य के सब्सिडी को। ठीक, प्रदेश में पीएम सूर्य घर योजना
योजना वर्तमान में 3300 उपभोक्ताओं ने वेंडरों का चयन कर लिया है। वेंडरों के द्वारा उपभोक्ता परिसर में प्लांट स्थापित किए जाने के कार्य प्रगति पर है। योजना अंतर्गत 460 उपभोक्ताओं द्वारा अपने परिसर में प्लांट स्थापना की जा चुकी है। 231 उपभोक्ताओं को योजना अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त हो चुकी है। ये शुरू की बात है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है क्रेडा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है। पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि क्रेडा की स्थापना कब हुई। 25 मई 2001 को क्रेडा की स्थापना हुई। मुख्यालय कहां पर है? आपका रायपुर में। इंग्लिश में भी इसका नाम पूरा याद रखना। क्रेडा फुल फॉर्म क्या है? छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। कई बार क्या करता है क्रेडा, हिंदी में लिख देगा क्रेडा का फुल फॉर्म क्या है, क्रेडा की स्थापना कब हुई, ऐसे करके लिख देगा। और इसको भी हिंदी में लिख के दे, यहां इंग्लिश में लिखा, हिंदी में छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ऐसे दे देगा छत्तीसगढ़ स्टेट, ऐसे रिन्यूएबल, ऐसे करके हिंदी में लिख करके देगा। और लास्ट में यहां जो एजेंसी है ना, इसको याद रखना, एजेंसी के जगह यहां पे अथॉरिटी, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे वर्ड यूज कर देता है। तो क्रेडा का फुल फॉर्म पूरा याद रखना, छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। वैसे ही हिंदी में छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के जगह यहां प्राधिकरण कर देगा, अभिकरण के जगह लिमिटेड कर देगा, कुछ भी वर्ड यूज कर देगा लास्ट में, ठीक। तो पूरा नाम याद रखना। उद्देश्य गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर आधारित विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना। यहां पे लिखा हुआ है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक होता है परंपरागत, दूसरा होता है गैर परंपरागत। परंपरागत जो कि काफी पहले से हम यूज करते आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, ठीक है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जैसे कि आपका सूर्य यानी कि सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी जो है आपके गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जिन्हें अनवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत भी कहा जाता है। क्या? अनवीनीकृत। अनवीनीकृत यानी कि इसको दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता, दोबारा उसे जो है पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन्हें अनवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत या परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। जैसे हमारे धरती में कोयला एक सीमित मात्रा में है, छत्तीसगढ़ में भी कोयला एक सीमित मात्रा में है। कोयले जो जैसे कोरबा में भी कोयला है, लगातार उसको उत्खनन कर रहे हैं, एक टाइम के बाद वहां पे भी कोयले का भंडार समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सभी के सभी जीवाश्म आधारित या परंपरागत ऊर्जा के स्रोत या अनवीनीकृत है। यानी कि एक बार अगर कोयले का भंडारण समाप्त हो गया तो उसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये आपके परंपरागत ऊर्जा के स्रोत या अनवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहलाते हैं। दूसरा आता है आपका गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, इसे नवीनीकृत या रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। जैसे कि जब तक पृथ्वी है तब तक पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी आना कभी समाप्त नहीं होगा, पृथ्वी जब तक है तब तक यहां पे हवा चलना कभी समाप्त नहीं होगा। तो इन एनर्जी का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, यह कहलाता है आपका गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो ऐसे ही गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत पर आधारित विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना, यह क्रेडा का मुख्य उद्देश्य है। जैसे इसमें वर्ड यूज हुआ है अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा का मतलब पुनर्जीवित, समाप्त न होने वाले, पर्यावरण अनुकूल गैर जीवाश्म संसाधनों से उत्पन्न ऊर्जा अक्षय ऊर्जा कहलाती है। पुनर्जीवित यानी कि दिन निकलेगा, सूरज की रोशनी आएगी, रात होगी, सूरज की रोशनी चले जाएगी, फिर से वापस सूरज की रोशनी आएगी, हमेशा हवा चलते रहेगी, ये पुनर्जीवित, समाप्त ना होने वाली, सूरज की रोशनी कभी समाप्त नहीं होगी। पर्यावरण अनुकूल, सूर्य जैसे कोयले को जलाएंगे तो उसे चिमनी से धुआं निकलेगा जिससे पर्यावरण प्रदूषित होगा, लेकिन सूरज की रोशनी से कोई भी पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता, ठीक। गैर जीवाश्म संसाधन, जीवाश्म का मतलब जो कोयला क्या होता है कि पहले के टाइम पे जो भी आपके वनस्पतियां थी, जीव जंतु थे, वो मर गए, धरती के नीचे दब गए, उसमें बहुत सारे आपकी मिट्टी के परत जम गए, समय के साथ वो कोयला बन गए, ये जीवाश्म कहलाते हैं। तो इसमें क्या है, गैर जीवाश्म संसाधन जो है ये अक्षय ऊर्जा कहलाते हैं, ठीक है, जीवाश्म नहीं होना चाहिए, ये अक्षय ऊर्जा कहलाते हैं। स्थापित क्रेडा के अंतर्गत 2113.01 मेगावाट जो है क्षमता के प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा आधारित यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी आधारित, सोलर पावर, बायोमास, हाइडल इत्यादि। ये जो है आपके दिसंबर 2024 तक की स्थिति में इतनी क्षमता है क्रेडा की, गैर परंपरागत यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी आधारित क्षमता। अगर इसके अंतर्गत हम कार्यक्रम वितरण की बात करें तो क्रेडा के अंतर्गत 2023-24 और 2024-25 के प्रमुख कार्यक्रमों का वितरण यानी कि अलग अलग जो योजनाएं संचालित हो रही है इसके अंतर्गत,
जैसे कि सौर सुजला योजना, इंदिरा गांव गंगा योजना, सौर आधारित विभिन्न योजना, बायो एनर्जी आधारित कार्यक्रम, सौर आदर्श ग्राम योजना, ऊर्जा शिक्षा विज्ञान, और सातवां है आपका ऊर्जा संरक्षण दक्षता कार्यक्रम। ये सभी के सभी इसके अंतर्गत संचालित है। अगर हम बात करें, देखिए यहां ध्यान देना, ऊर्जा शिक्षा उद्यान, ये जो आपका 6वें नंबर पर लिखा हुआ, ये क्या है? क्रेडा द्वारा परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के विषय आम जनता और बच्चों के मनोरंजन सह शिक्षा के उद्देश्य से 7 ऊर्जा शिक्षा उद्यान रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, बस्तर, जांजगीर चांपा और दुर्ग में स्थापित किए गए हैं। यानी कि जो आम जनता है उन्हें अवगत कराना कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, उसकी शिक्षा से संबंधित ऊर्जा शिक्षा उद्यान स्थापित किए गए हैं। 7 ऊर्जा शिक्षा उद्यान रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, बस्तर, जांजगीर चांपा और दुर्ग में स्थापित है। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखिए इंदिरा गांव गंगा योजना, इसका भी यहाँ पे डिटेलिंग दिया गया है। इंदिरा गांव गंगा योजना क्रीडा के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम है। सौर प्रणाली के माध्यम से नदी एवं एनीकट में उपलब्ध जल तालाबों में भरे जाने की योजना है। इसका क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रीडा के माध्यम से किया जाता है। योजना गांव के निकट स्थित नदी एनीकट में उपलब्ध जल के निकट 100 हॉर्स पावर का सोलर पंप स्थापित कर भूमिगत पाइप लाइन के माध्यम से ग्राम में स्थित तालाबों को भरे जाने की योजना है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर आपका गांव है, गांव में आपका तालाब बना हुआ है, इसके पास से कुछ दूर में नदी प्रवाहित हो रही है, तो ये नदी के पास में एक 10 हॉर्स पावर का पंप लगा दिया जाएगा और इसके पानी को खींच करके इस तालाब को भरा जाएगा। यही है आपका इंदिरा गांव गंगा योजना। ठीक है, सिंपल साधारण शब्दों में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सौर आदर्श ग्राम योजना। ये भी आपका क्रेडा छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण की एक कार्यक्रम है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का एक हिस्सा है। आगे हम देखेंगे जब ग्रामीण विकास वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है। छत्तीसगढ़ में जितने भी सांसद हैं उन्हें कुछ गांव गोद लेने होते हैं और उनका विकास करना होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत सौर आदर्श ग्राम योजना भी संचालित है। राज्य के प्रत्येक जिले में चयनित ग्रामों में योजना अंतर्गत प्रस्तावित संयंत्रों की स्थापना कर विभिन्न प्रयोजनों हेतु विद्युत व्यवस्था प्रदान करना। इसके अंतर्गत सुविधा दी जाएगी रहवासियों को सामुदायिक प्रयोजन हेतु सभी समय बिजली की नियमित आपूर्ति होगी, जिसमें जन सामान्य को किसी भी कार्य में बिजली नियमितता न होने से रुकावट नहीं होगी। ठीक है, इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए, परिवहन एवं संचार। विद्युत वाला तो हो चुका है, परिवहन एवं संचार। परिवहन रेल के अलावा, ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है? रेल के अलावा, रेल को छोड़ के जो अन्य परिवहन के साधन है, ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन है, उसका जीएसडीपी में भागीदारी 2024-25 स्थिर कीमतों पर कितना अनुमान है? 7,45,703 लाख रुपए की भागीदारी है परिवहन का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के कुल जीएसडीपी का आपका 2.43% भागीदारी है परिवहन क्षेत्र का, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 9.18% की वृद्धि दर्ज की गई। अब अगर हम सड़कों की लंबाई की बात करें तो दिसंबर 2024 तक की स्थिति में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, इसको आप डिस्ट्रिक्ट वे बोल सकते हैं, और ग्रामीण व अन्य मार्ग, नेशनल हाईवे की लंबाई है 3484 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2024 तक की स्थिति में नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 3484 किलोमीटर। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है बहुत पहले। स्टेट हाईवे यानी कि राजमार्ग की लंबाई कितनी है? आपके 4310 किलोमीटर। जिले से गुजरने वाले मार्ग की लंबाई कितनी है? 11,382 किलोमीटर। और ग्रामीण क्षेत्र से गुजरने वाले सड़कों की लंबाई कितनी है? यह है आपका 16,309 किलोमीटर। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में सड़कों की कुल लंबाई है 35,485 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना जो कि 19 जून 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। प्रदेश के सभी शासकीय भवन व सार्वजनिक स्थलों को 12 सड़कों से जोड़ना। यहां पे वर्ड क्या यूज हो रहा है? 12 सड़क और शासकीय एवं सार्वजनिक स्थलों की बात हो रही है। देखिए क्या होता है, जो भी शासकीय स्थल है, जैसे कि आपका गवर्नमेंट
हॉस्पिटल हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, सरकारी दफ्तर हो गए, सरकारी कार्यालय हो गए, ये शासकीय भवन हो गए। सार्वजनिक स्थल यानी कि कोई आपका मंदिर हो गया या आपके बस स्टैंड हो गए या रेलवे स्टेशन हो गए, इनको क्या है 12 सड़कों से जोड़ना। क्या होता है, हमारे यहाँ सड़कें तो बनी हुई है लेकिन बहुत सड़कें ऐसी है कि जो वर्षा ऋतु में बारिश के टाइम पे जो है वो उन क्षेत्र में पानी भर जाता है और कनेक्टिविटी जो है बंद हो जाती है। तो मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के माध्यम से जितने भी आपके शासकीय भवन है और जितने भी सार्वजनिक स्थल है उन्हें 12 सड़कों से जोड़ा जाएगा, यानी कि साल के 12 महीने वहां पे आवागमन अवरुद्ध न हो। प्रदेश भर में ऐसे सभी शासकीय शालाएं, चिकित्सालय, कॉलेज, आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकानें और शैक्षणिक संस्थाएं जो अभी तक मुख्य मार्गों से पक्की सड़कों द्वारा नहीं जुड़ी है, वे सभी पक्के व 12 सड़कों से जोड़े जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना अंतर्गत 1047 मार्गों में से 48 कार्य पूर्ण हुए हैं, मात्र 48। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना अंतर्गत 4308 मार्गों में से 3261 कार्य पूर्ण किए गए थे। कब प्रारंभ हुआ ये याद रखना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। अब कुछ मिसलेनियस फैक्ट है, उसे पढ़ते हुए चलिए। देखिए, जवाहर सेतु योजना के अंतर्गत पहुंच विहीन गांव तक सड़क पुलों का निर्माण कर आवागमन हेतु कनेक्टिविटी की योजना है। तो जवाहर सेतु योजना का संबंध किससे है? पहुंच विहीन गांव, जहां पे पहुंच संभव नहीं है, पहुंच विहीन गांव तक सड़क पुल यानी कि सड़क और पुल का निर्माण कर आवागमन हेतु कनेक्टिविटी की योजना है। दूसरा, अगस्त 2024 तक की स्थिति में कुल 4,91,831 कृषि पंप कनेक्शनों को ऊर्जाकृत किया गया है। ठीक है, इसको भी याद रखना कि कितने आपके कृषि पंप कनेक्शनों को ऊर्जाकृत किया गया है, 4,91,831। नेक्स्ट, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी विद्युत गृह ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह सितंबर 2023 तक देश भर के ताप विद्युत गृहों आपका औसत PLF 68.28 की तुलना में 82.67 PLF अर्जित किया, जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है, तथा देश भर में 33 स्टेट पावर सेक्टर द्वारा संचालित विद्युत गृह में उक्त अवधि में द्वितीय स्थान का कीर्तिमान इसने स्थापित किया है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ राज्य प्रीपेड स्मार्ट मीटर की स्थापना योजना के शर्तों के अनुसार स्मार्ट मीटर स्थापना DBFOOT डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मोड में किया जाना है, जिसमें लगने में व्यय का 85% कार्य एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा और 15% केंद्र शासन के द्वारा अनुदान दिया जाएगा। बेसिक फैक्ट है, इसको बस थोड़ा सा याद रख लेना। तो यहां पर आपका अध्याय 11 विद्युत एवं आधारभूत संरचना होता है समाप्त। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।